हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों क्या है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो चलो भाई, लेट क्या करना, समझते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को या फिर परमाणु मॉडल को, है ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को तो यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डाल्टन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, या इसी को हम लोग मॉडल भी बोलते हैं, परमाणु मॉडल, है ना, किसका? डाल्टन का। तो दोस्तों, डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या कहा था, इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर डाल्टन के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो सबसे पहले आइए ना हम लोग समझने की कोशिश करते कि डाल्टन कौन था, कहां के रहने वाले थे, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को कब दिया, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग दोस्तों डाल्टन को ही समझ रहे हैं। तो डाल्टन जो है, डाल्टन का पहला नंबर देखिएगा। डाल्टन का पूरा नाम की बात करूं, पूरा नाम, अगर डाल्टन का पूरा नाम बोलूं तो जॉन डाल्टन है दोस्तों। क्या? जॉन डाल्टन। इसका पूरा नाम क्या है? जॉन डाल्टन। ये कहां के रहने वाले थे? तो दोस्तों, इसका जन्म जो हुआ था ना, इंग्लैंड में। कहां पे? इसका इसका जन्म इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। जुलाहा परिवार में हुआ था। बोल सर, ये जुलाहा परिवार क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जन्म कहां होता है? इसका जन्म इंग्लैंड के एक गरीब परिवार, जो जुलाहा परिवार से संबंधित था, है ना, वहां पे इसका जन्म होता है। ये कोई बड़े घराने में पैदा नहीं हुआ है। आप बोलोगे ये इतना बड़ा महान शिक्षक बन गया, इतना अच्छा प्रयोग किया, तो ये कोई बड़ा घराना का ही होगा? नहीं दोस्तों, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, और इसके अंदर वो जुनून था कि नहीं यार, पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि जब हम मर जाए ना, तो इस दुनिया वाले हमको याद करें। आज हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ते हैं ना, 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, जब हम लोग बीएससी फर्स्ट पार्ट 1 में चल जाते हैं, अभी सेमेस्टर वगैरह हो गया है, वहां पे भी हम लोग जॉन डाल्टन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जुलाहा का मतलब क्या होता है? जुलाहा का मतलब क्या होता है? जुलाहा का मतलब होता है जो कपड़े वगैरह बनाता है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, चरखा वाला सुने ही हैं, जो गांधी जी ने चरखा को किया था, और लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने शादी में चरखा की मांग की थी। तो दोस्तों, जुलाहा जो होता है ना, जुलाहा जो होता है, वो आपका कपड़े का कारोबार भी बोलो, या कपड़े बनाने वाला, कपड़े बनाने वाला, ये लोग क्या करता है? कपड़े को बनाता है, धागा खरीदता है, धागा से कपड़े को बनाया जाता है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं जुलाहा। ठीक है। तो जॉन डाल्टन जो है, ये कहां पे जन्म लिया था? एक गरीब जुलाहा परिवार में। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करूं जॉन डाल्टन का, तो ये जो है ना, जॉन डाल्टन 12 वर्ष के उम्र में, 12 वर्ष के उम्र में शिक्षक बन गया था। क्या? शिक्षक
बन गया था। क्या बन गया था भाई? क्या बन गया था? शिक्षक बन गया था। अभी 12 साल की उम्र में हम लोग क्या है, दूध पीने नहीं छोड़ते, और ये 12 साल का उम्र में क्या बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। अब 12 साल का एज में आप 8 में पढ़ते हैं और आपको सही से अपना साइन नहीं पता होता है। और देखिए दोस्तों, इनका जुनून देखिए कि 12 साल के एज में ये शिक्षक बन जाता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। और 12 साल के बाद, यानी 12 साल और 7 वर्ष बाद, कितना, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, यानी 12 7 19 वर्ष में यह विद्यालय का, या स्कूल बोलो, विद्यालय का प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बन जाता है। सोच के देखो, आज के बच्चे 19 साल के एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता है, इंटरे में कोई कोई रहता है। और ये 19 साल के एज में कौन, जॉन डाल्टन, एक प्रिंसिपल बन जाता है। और 19 साल के एज में जब ये प्रिंसिपल बन जाता है दोस्तों, तो वहां से ये अपना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। क्या करता है? अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। और जब एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है दोस्तों, तो ये उस टाइम, यानी 1808 में, कितना, 1808 में, यानी 1808 में इसने परमाणु का सिद्धांत देता है। परमाणु का सिद्धांत देता है। सिद्धांत देता है। देखिए, 19 साल के एज में प्रिंसिपल बनता है, और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, तो इसके पदार्थ के एक छोटे कण का पता चलता है, जिसका नाम इन्होंने परमाणु दिया। और उसी परमाणु के बेस पर इन्होंने परमाणु का सिद्धांत का अध्ययन किया। कितना अध्ययन किया कि इन्होंने परमाणु का सिद्धांत को दिया। और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने किसको फॉलो किया? इन्होंने लेवासिये को फॉलो किया, और लेवासिये के नियम के आधार पर इन्होंने परमाणु सिद्धांत को दिया। लेवासिये के लेवासिये के रासायनिक संयोजन के नियम पर अपना सिद्धांत दिया। सोच के देखिए, इन्होंने जब परमाणु का खोज कर लिया, जिस एज में, उस एज में हम लोग खेलते कूदते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़िए, नहीं तो फिर पढ़ने ही छोड़ दीजिए। क्या करोगे? कुछ फायदा नहीं है। लेकिन पढ़ने क्यों छोड़ोगे दोस्तों? माँ बाप का एक विश्वास होता है आप पे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने माँ बाप के उम्मीद को कत्ल कर देते हैं। उन उम्मीद को जगाए हुए रखिए दोस्तों, है ना। उसके उम्मीद को बर्बाद मत करो, उसके उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करो। हम लोगों को जॉन डाल्टन से सीख लेना चाहिए कि एक गरीब परिवार में जन्म होता है, और वो आज दुनिया में, देख लीजिए, दुनिया में कौन इसके सिद्धांत को नहीं पढ़ता है। जैसे भी बताया, बहुत हद तक सही भी बताया, ऐसा नहीं कि सारा चीज इन्होंने गलत ही बताया। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये कोई साइंटिस्ट नहीं था। आप लोग कहेंगे जॉन डाल्टन साइंटिस्ट बन गया, भाई साइंटिस्ट नहीं था।
ये एक साधारण शिक्षक था। क्या था? एक शिक्षक था। एक शिक्षक था। क्यों नहीं समझते हैं आप? बस जुनून होना चाहिए। दशरथ मांझी के बारे में ही सुने होंगे कि उन्होंने पहाड़ को ही काट दिया था और रास्ता बना दिया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जुनून था कि इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएंगे। इसलिए पहले जुनून पैदा करो, और यदि जुनून पैदा हो गया दोस्तों, तो आप समझ लीजिए सफल है ना? आप सफल हैं। तो चलिए, वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड ना, तो रदरफोर्ड भी 16 साल के एज में ही वो साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये साइंटिस्ट नहीं है, ये क्या है? ये एक शिक्षक है और बहुत गरीब परिवार से था। तो यार, एजुकेशन हासिल करने में ना गरीबी देखा जाता है ना अमीरी। अगर आपके अंदर एजुकेशन हासिल करने की क्षमता है तो आप कंफर्म है हासिल कर सकते हैं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग ना जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को स्टडी करेंगे। चलिए ले लीजिए। तो आओ भाई, अब हम लोग जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को कंटिन्यू करते हैं। तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है, आइए इसको लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, एकदम डीपली समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ये किस नियम पर आधारित था? जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। और रासायनिक संयोजन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, जो स्पेशल इन दोनों नियम के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है। जाकर के आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, है ना? तो यहां पे आइए समझते हैं कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, या लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, है ना दोस्तों? पहला नंबर कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब था कि जब पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और वो छोटे छोटे कण और विभाजित नहीं होते, और उन सबके मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। उन सबके मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है, और वो छोटा कण, जिस कण की बात हम लोग कर रहे हैं, उस कण को परमाणु कहा जाता है। ये बात किसने कहा? ये जॉन डाल्टन ने कहा। कब कहा दोस्तों? तो 1808 ईस्वी में कहा।
और उस टाइम इसका एज कितना था? लगभग 19 से 20 साल का एज था उस टाइम। सोच के देखो आप, 19 से 20 के टाइम में आप खेलते कूदते। तो इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ अति सूक्ष्म कण, मतलब इतना छोटा कण जिसको हम लोग आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, उतने छोटे कण से पदार्थ बने होते हैं। लेकिन क्या एक नहीं, ऐसे वैसे बहुत, लाखों करोड़ों परमाणु मिलकर के दोस्तों पेपर के एक पेज के पतली सीट जितना मोटा बनेगा। सोच के देखो तो एक इतना बड़ा पदार्थ में कितना सारा परमाणु होता होगा, अनगिनत होता होगा। दूसरी बात क्या कहा इन्होंने, समझिए, समझने की जरूरत है यहां पे। दूसरी बात कहा, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि परमाणु को हम लोग ना बना सकते हैं और उसे ना ही नष्ट कर सकते हैं। और यही तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही तो कह रहा है ना, यही बात। तीसरी बात है दोस्तों, तीसरी बात है कि एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक या अणु बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक से अधिक तत्व जब एक साथ मिलेगा एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बनाएगा, एक यौगिक या अणु बनाएगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अगर देखेंगे यहां पे हाइड्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और ये जल का एक अणु है या फिर जल के यौगिक है। समझ रहे हो? तो ये क्या है, एक निश्चित अनुपात में। आप देख लीजिए 2:1 में है, यानी ये एक निश्चित अनुपात में। तो यहां पे एक से अधिक तत्वों का संयोजन हो रहा है एक निश्चित अनुपात में, तब जाके ये जल के एक अणु बना रहे है ना। वैसे ही अभी इसको हम लोग बैलेंस नहीं करते, वैसे ही अगर आप देखेंगे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो CO2 बनाएगा, यानी 1:2, एक निश्चित अनुपात में बन रहा। और इस नियम को हम लोग स्थिर अनुपात के नियम कहते हैं। चौथी बात क्या कहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौथी बात इन्होंने क्या कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, आकृति तथा द्रव्यमान आदि गुणों में समान होते हैं। बोल कैसे समझेंगे सर कि एक परमाणु के या एक तत्व के सभी परमाणु के आकृति, आकार तथा द्रव्यमान समान होते हैं?
जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम का। सोडियम एक धातु है और धातु में बहुत सारे परमाणु विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पे इसमें मान के चलिए ये सोडियम हमने बनाया। सोडियम में इस तरह की बहुत सारे परमाणु हैं। तो यहाँ पे जो परमाणु है इसका आकार अगर आपको गोल दिख रहा है तो याद रखना दोस्तों, सबका आकार, जितना सारा परमाणु है सभी का आकार गोल दिखेगा। कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। इसका साइज, आकृति कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। और साइज की बात करूं, आकार की बात करूं, तो अगर ये इतना बड़ा है दोस्तों तो याद रखना सब आपका उतना ही बड़ा होगा। इससे आपका ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, यानी सब आपका एक साइज का होगा। तो सर साइज भी यानी आकार भी अगर बात करूं, आकार भी बात करूं तो आकार भी आपका समान होगा। क्या होगा? समान होगा। आकृति की बात करूं तो आकृति भी एक जैसा होगा। क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है। उसके बाद आता है द्रव्यमान की बात दोस्तों। अगर ये मान लीजिए कितना वजन होगा, हम लोग जो वजन जानते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। मान के चलिए इस परमाणु का वजन अगर 1 ग्राम होगा तो दूसरे का भी दोस्तों 1 ही ग्राम होगा, तीसरे का भी 1 ही ग्राम होगा। जितना सारा आपका परमाणु, यहाँ पे एक तत्व में जितने सारे परमाणु होंगे सबका द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? समान होगा। समान होगा। याद रखना, आकृति भी सबका समान होगा, आकार भी सबका समान होगा और द्रव्यमान भी सबका समान होगा। ये बात जॉन डाल्टन ने 1808 में ही कह दिया था। उसके बाद फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करता है। कहता है भिन्न 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 तत्वों के परमाणु का आकार, आकृति तथा द्रव्यमान आदि के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, यह क्या कह रहा है? जैसे यहां पे हमने ले लिया सोडियम और एक ले लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम में भी बहुत सारे परमाणु हैं, विद्यमान हैं। इसमें भी अगर अपन ले लूं तो इसमें भी बहुत सारे परमाणु विद्यमान हैं। ठीक है, बहुत सारे परमाणु। तो इसका जो आकार होगा, इसके जितने सारे परमाणु सबके आकार, आकृति और द्रव्यमान तो सेम होगा। इसमें भी इसके आकार, आकृति और द्रव्यमान सेम होगा। लेकिन भैया इसका परमाणु का आकार और इसके परमाणु का आकार जो होगा वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग तत्व है और ये अलग तत्व है। समझ रहे हो? जैसे आपको हम बता रहे हैं कि एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, दोनों को वजन करेंगे तो क्या दोनों का मास सेम होगा? दोनों का द्रव्यमान सेम होगा? नहीं, अलग अलग होगा। उसी तरह यही वही बात कह रहा है कि इसका जो परमाणु होगा और इसका परमाणु के द्रव्यमान भिन्न होंगे, इसका आकार और इसका आकार भी भिन्न होंगे। अगर इसका आकार देखें तो ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ये हो सकता है थोड़ा छोटा होगा, या फिर ये उससे भी बड़ा होगा। अगर आकृति की बात करें तो ये अगर आपका गोल दिख रहा है तो हो सकता है ये गोल नहीं होगा, ये दूसरे ढंग का होगा, है ना? तो इस बात को कहा है इस पॉइंट में कि इसके ना द्रव्यमान
सेम होते हैं, ना आकार सेम होते हैं, ना आकृति सेम होते हैं दोस्तों। और यही है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने इसी बात को कहा था। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को असफल करार क्यों दे दिया गया, हम लोग इसके बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए समझते हैं हम लोग कि डाल्टन ने जब परमाणु के बारे में, परमाणु का खोज किया, तो उन्होंने बहुत सारे तत्वों के सूत्र को भी प्रतिपादित किया। उन सूत्रों को उन्होंने कैसे लिखा, उन सब चीजों को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे डाल्टन के द्वारा सुझाए गए तत्वों के प्रतिक्रिया सूत्र देख लेते हैं। क्या क्या कहा है, किस किस तरह का सूत्र इन्होंने दिया है। जैसे देखोगे आप हाइड्रोजन का, क्या हाइड्रोजन, ये बात कौन कह रहा है दोस्तों, डाल्टन कह रहा है। इन्होंने हाइड्रोजन का सूत्र कैसे बनाया, ऐसे करके बोला कि हाइड्रोजन का सूत्र ऐसे होगा, यहां गोल और यहां पे एक बिंदु, ये हाइड्रोजन का सूत्र होगा, ऐसा कहा। जबकि ऐसा है क्या हाइड्रोजन का सूत्र, हाइड्रोजन का सूत्र को तो हम लोग H से लिखते हैं, लेकिन H से क्यों लिखते हैं इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे, है ना, उसको भी समझेंगे, टेंशन फ्री रहिए। दूसरा इन्होंने देखा कार्बन, क्या देखा दोस्तों, कार्बन, कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन का सूत्र कैसे होता है, तो कार्बन का सूत्र ये हुआ ऐसे करके, और यहां पे छायांकित किया हुआ है। ये इन्होंने क्या बोला, ये बोल कार्बन का प्रतीक है, अर्थात कार्बन का सूत्र है। ऐसे करके बोल हम लोग समझेंगे कि इस तरह से याद रखेंगे कि ये कार्बन का सूत्र है। तीसरी बात, तीसरा जो इन्होंने देखा ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इन्होंने कैसे दिखाया, ऑक्सीजन को इन्होंने ऐसे गोल लिया और यहां खाली जगह छोड़ दिया, बोला कि ये ऑक्सीजन का सूत्र है। वैसे ही इन्होंने देखा, वैसे ही देखा इन्होंने आपका फास्फोरस का, फास्फोरस जो देखा इन्होंने ऐसे गोल कर दो और यहां से एक लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बोल फास्फोरस का सूत्र है। किसने कह रहा है, डाल्टन कह रहा है जी कि ये सब चीज बिल्कुल असफल हो गया, ये सब चला ही नहीं, यही सब तो गलती के कारण ये विफल हो जाता है। और उसमें भी पहला नंबर का पॉइंट जो बोला था, जो सिद्धांत हम लोग बात किए थे, सिद्धांत में भी पहला पॉइंट की बात जो कहा था कि अविभाज्य होते, ये भी तो इसका असफल साबित हुआ ना, क्योंकि बाद में परमाणु के बारे में जब अच्छा से अध्ययन किया गया तो परमाणु विभाज्य था, वो 3 कणों से मिलकर बना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। वैसे ही इन्होंने सल्फर को भी देखा, किसको देखा, सल्फर को देखा, बोला कि सल्फर जो होगा, सल्फर का ये सूत्र होगा, ये सल्फर का सूत्र होगा। वैसे ही इन्होंने कॉपर देखा, बोल कॉपर का तब क्या होगा, कॉपर का इन्होंने ऐसे कर लिया और यहां सी दे दिया, बोल ये कॉपर का फॉर्मूला है। वैसे ही आयरन को देखा, आयरन, बोल आयरन का तब क्या फॉर्मूला होगा, उन्होंने ऐसे कर लिया, आयरन ऐसे आई यहां लिख दिया। वैसे इन्होंने सीसा को भी देखा, सीसा मतलब लेड, और इन्होंने ऐसे गोल कर लिया और यहां एल दे दिया, वो लेड है, इसलिए इसको, इसका सूत्र ऐसा होगा। बस इतना ही कुछ दिया दोस्तों, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मान लीजिए सबसे पहले तत्वों का खोज हुआ होगा और उसका नाम रखा गया होगा, तो किस प्रकार रखा गया होगा, आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना।
बिंदास रहिए भाइयों। सर्वप्रथम तत्वों के नामों को कैसे रखा गया था। तो आइए दोस्तों, कैसे रखा गया था इसको हम लोग एकदम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम तत्वों का नामकरण इस प्रकार किया गया था कि जो तत्व जिस स्थान पर मिले उस तत्व का नाम उस स्थान के नाम पर रख दिया जाता था। उस स्थान के नाम पर रख दिया जाता था। आप देख लीजिए, जैसे अगर देखें, जैसे कॉपर की बात करते हैं। कॉपर किसकी बात दोस्तों? कॉपर का, Cu। कॉपर जो था सर्वप्रथम साइप्रस नामक स्थान पर मिला था। कॉपर सर्वप्रथम साइप्रस नामक स्थान पर मिला था और उसी स्थान के नाम पर कॉपर रखा गया था। दूसरी बात ये देख लो दोस्तों कि कुछ रंगों के आधार पर भी तत्वों का नाम रखा गया था। यानी कुछ तत्वों के नाम उनके रंगों के आधार पर रखा गया था। अब देख लीजिए, जैसे आप गोल्ड को ले लीजिए। किसको? गोल्ड को। जैसे आप ले लीजिए ना, जैसे गोल्ड यानी Au, इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है और पीले कलर के आधार पर ही इसका नाम गोल्ड रखा गया था। क्या? गोल्ड रखा गया था। ठीक है ना दोस्तों? देख लीजिए, गोल्ड किस कलर का होता है? पीला कलर का, और पीले कलर के वजह से ही इसका नाम गोल्ड रखा गया था। अब कहा जाता है कि सर, हम लोग तत्वों का सूत्र को कैसे लिखते हैं? तत्वों के सूत्र को कैसे लिखते हैं? तो तत्वों के सूत्र को लिखने का एक तरीका है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे आप? किसी भी या अधिकतर ऐसे लिखते हैं, अधिकतर तत्वों का रासायनिक सूत्र लिखते समय उनके अंग्रेजी
नाम के एक या दो अक्षर को लिखा जाता है। क्या लिखे दोस्तों कि जब आप रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उसका अंग्रेजी नाम को ध्यान में रखेंगे और अंग्रेजी नाम के पहले एक या दो अक्षर से ही हम लोग उसका सूत्र बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम में एम को और जी को ले लेते हैं, Mg, ठीक है। वैसे ही आप सल्फर देख लीजिए, सल्फर में हम लोग केवल S को यूज करते हैं, तो सल्फर का सूत्र क्या बन जा रहा है, H बन जा रहा है। मैग्नीशियम का Mg बन रहा है। वैसे ही आप जिंक देख लीजिए, जिंक का सूत्र की बात करें तो Zn होता है। आप ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के फॉर्मूले की बात करेंगे तो O यानी इसके पहले अक्षर, ये यानी एक या दो अक्षर को हम लोग ले लेते हैं और उसका फॉर्मूला बना देते हैं। वैसे ही दोस्तों अभी क्या ये कंप्लीट ऐसे ही होता है, हाँ यही होता है अधिकतर तत्वों में। उसके बाद दूसरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहले अक्षर रासायनिक सूत्र लिखते समय, रासायनिक सूत्र लिखते समय, रासायनिक सूत्र क्या करते हैं, लिखते समय पहले अक्षर को बड़ा अक्षर यानी कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा कि पहले अक्षर को जब भी लिखोगे कैपिटल लेटर में, अगर दो अक्षर का फॉर्मूला बना हुआ है तो पहले अक्षर को आप कैपिटल लेटर में लिखोगे और दूसरे अक्षर को आप किस लेटर में लिखोगे, स्मॉल लेटर में। फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम, अगर आप सोडियम की बात करें, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na, तो N कैपिटल दे दीजिए और A स्मॉल दे दीजिए। वैसे ही अगर आप जिंक की बात करें, जिंक तो Z बड़ा और N छोटा। अगर मैग्नीशियम देखूं तो मैग्नीशियम में M बड़ा G छोटा। एल्युमिनियम देखो तो A बड़ा L छोटा। ब्रोमीन देखो तो B बड़ा R छोटा। यानी पहले अक्षर को बड़ा लिखना है दोस्तों और छोटे अक्षर दूसरे अक्षर को छोटे में लिखना है। चलिए यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।